children, today we are going to continue reading chapter 3 of your economics book, that is money and credit. And in today's video I am going to teach you over here about Swapna's problem. तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा Swapna's problem जो हम पढ़ रहे थे टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में पिछले वीडियो में. तो वहाँ पर मैंने सलीम के बारे में तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है. तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे Swapna's प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो हमने पिछले वीडियो में वहाँ पे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स के बारे में पढ़ा था और जाना था कि जो बैंक से वो जो पैसा होता है वो उसका क्या करते हैं, जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में वो क्या करते हैं. तो हमने देखा था कि वह अबाउट कितना प्रतिशत, अबाउट 15% मनी वो क्या करता है, तो अपने पास कैश के रूप में रखता है. तो कितना, अबाउट 15%. अबाउट 15% इज रिटेन्ड. तो ये जो पैसा है वो खुद के पास रखते हैं, अपने पास रखते हैं ताकि कभी कोई जो डिपॉजिटर है पैसा विड्रॉ करने आए तो उस ऐसे में उसको पे कर सके. आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो बाकी पैसा है उसका वो क्या करता है. तो हमने वहाँ पे देखा था कि बैंक्स बाकी पैसे की मदद से क्या करता है, लोन्स देता है लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए. और आगे हमने देखा था बैंक्स के कमाने का स्रोत क्या है. तो हमने देखा था कि बैंक्स हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है किसको. तो यहाँ पे याद रखना है हायर इंटरेस्ट रेट. हायर मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करता है किसको, तो याद रखना है वो चार्ज करता है हायर इंटरेस्ट रेट किसको, तो बोरोवर्स को. बोरोवर्स मतलब जो उसके यहाँ से पैसा बोरो करते हैं, जो उसके यहाँ से लोन लेते हैं, तो उनको हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है. और उसके मुकाबले लोअर इंटरेस्ट रेट देता है किसको. अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला चार्ज करता है, ये नीचे वाला देता है, तो ये किसको पे करता है, तो याद रखो ये वाला वो पे करता है डिपॉजिटर्स को. तो यहाँ पे जो हाई इंटरेस्ट रेट और लो इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट वो किसको चार्ज कर रहा है, तो याद रखो बोरोवर्स को जो उससे लोन ले रहा है. और लोअर इंटरेस्ट रेट वो किसको देता है, डिपॉजिटर्स को जो उसके यहाँ पैसा रखता है. तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये जो इंटरेस्ट रेट में जो अंतर होगा वही उसका कमाई का स्रोत होगा. किसका कमाई का स्रोत, तो याद रखो बैंक्स का कमाई का स्रोत होगा. तो याद रखो सोर्स ऑफ इनकम कैसा होता है बैंक्स का. तो याद रखना है कि जो बोरोवर्स को इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो हायर होता है इन कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट रेट दैट दे पे टू द डिपॉजिटर्स. एंड द डिफरेंस इन दिस इंटरेस्ट रेट इज द सोर्स ऑफ देयर इनकम. किसका इनकम, तो बैंक्स का इनकम. तो याद रखो जब लोग बैंक से पैसा रखते हैं तो इससे पैसा सेफ तो रहता है ये, इसके साथ साथ उनका क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है तो उनका थोड़ा थोड़ा कमाई भी होता रहता है. तो अब हम यहाँ पे आगे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में जब हम क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने सलीम का केस देखा था. हमने देखा था सलीम क्या बनाता है, सलीम शू मैन्युफैक्चरर है और उसको कितने जूते बनाने के ऑर्डर्स आए थे. तो हमने पढ़ रखा है 3000 पेयर्स के ऑर्डर आए थे. तो कितने सारे पेयर्स के आप ऑर्डर आए थे, 3000 पेयर्स के उसको ऑर्डर आए थे जूते बनाने के. और हमने आगे यहाँ पे पढ़ा कि सलीम ने उधारी यानी कि लोन जो है दो तरफ से लिया, क्रेडिट दो तरफ से लिया. एक उसने लिया लेदर सप्लायर से, उसने बोला कि मैं बाद में पैसा दे दूंगा, अभी मुझको सामान दे दो. तो यहाँ पे हमें देखने को मिला उसने क्रेडिट में कि क्या लिया, लेदर लिया. ऐसे करके सेकंड में हमने देखा कि उसने क्रेडिट किससे लिया, तो हमने देखा ट्रेडर से लिया जिसने उसको 3000 पेयर्स ऑफ शूज़ के लिए क्या दिया था, ऑर्डर प्लेस किया था. तो उसने उस ट्रेडर से 1000 पेयर ऑफ शूज़ के पैसे पहले से ले लिए और उसी पैसे से उसने क्या किया, ऑनगोइंग एक्सपेंसिव जो उसका खर्चा हो रहा था, जब वो लेबरर्स को पे करना है, वर्कर्स को पे करना है या फिर कोई दूसरा खर्चा हुआ, वो सब खर्चा उसने उसी पैसे से मेंटेन किया. और अंत में हमें देखने को मिला कि समय रहते हुए उसने अपना और ये जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट कर दिया और ऐसे में खुद ने मुनाफा भी कमाया. तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ये जो क्रेडिट है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. तो ये बात हमने पहले से पढ़ रखा है और साथ में देखा कि इसका जो रोल है वो क्या है, तो पॉजिटिव है. तो ये हमने देखा क्योंकि पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इससे सलीम का ग्रोथ हो रहा है. अब हम आगे पढ़ने वाले आज यहाँ पे पेज नंबर 43 से तुम्हारी इकोनॉमिक्स के बुक में तुम वहाँ पे देख सकते हो स्वप्ना का स्वप्ना's प्रॉब्लम करके लिखा हुआ है. सो नाउ लेट्स रीड. Swapna, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land. तो बोला गया है स्वप्ना जो क्या है, स्मॉल फार्मर है और बोला गया है कि वो उसके पास कितना जमीन है, 3 एकड़ जमीन है उस 3 एकड़ जमीन में वो क्या उगाते हैं, तो बोला ग्राउंडनट. ग्राउंडनट यानी जो बादाम हम खाते हैं तो वही चीज़ वो उगाती है. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. तो यहाँ पे बोला गया है ये जो सपना है
वो लोन किससे लेती है? तो बोला गया मनी लेंडर से लोन लेती है, और वो आस करती है कि उसका जो फसल रेडी होगा यानी जब हार्वेस्ट होगा तो उस वक्त उसमें वो इतना पैसा कमा लेगी कि ये जो पैसा है वो मनी लेंडर को चुकता कर पाएगी। तो ये यहाँ पे बताया गया है। Midway through the season, the crop is hit by pest and the crop fails. तो बोला गया है सीजन के बीच में यानी कि जो क्रॉप के पैदावार मतलब ये फसल उगने से पहले हार्वेस्ट होने से पहले क्रॉप को क्या प्रॉब्लम होता है? तो बोला हिट बाय पेस्ट बोला, तो पेस्ट उसको भी खराब कर देते। क्या किसको खराब कर देते? या तो ग्राउंडनट का फसल को खराब कर देते। तो यहाँ पे बोला गया क्रॉप क्या हो गया? फेल हो गया। Those of the sprays or crops with expensive pesticides, it makes a little difference. तो स्वप्ना अपनी क्रॉप्स के ऊपर महंगे पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, लेकिन इससे भी उतना ज़्यादा क्या नहीं होता, कोई असर नहीं होता, उतना अच्छा असर नहीं होता। तो ये चीज़ बोला गया है। इट मेक्स लिटिल डिफरेंस बोला है तो बहुत ही कम ना के बराबर असर हुआ है, यहाँ पे याद रखना है। She is unable to repay the money lender and the debt grows over the year into a large amount. तो बोला गया है यहाँ पे वो ऐसा हो रही है यानी जो क्रॉप फेल हुआ उसकी वजह से वो जो मनी लेंडर से उसने कर्ज लिया था उसको वापस पे करने में असमर्थ होती है। शी इज इनकेपेबल ऑफ पेइंग इट बैक। तो ऐसे में जो साल जैसे समय बीतेगा ऐसे ही उसके जो ये जो डेप्ट है, डेप्ट मतलब जो कर्जा है वो बढ़ता है। ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। नेक्स्ट ईयर तो दूसरे साल स्वप्ना क्या करती है? तो बोला स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। तो बोला स्वप्ना फिर से लोन लेती है दूसरे साल। इट इज अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। तो बोला गया इस बार ये पेस्ट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बोला गया कि ये जो पैदावारी हुआ यानी कि जो फसल उगा यानी कि जो हार्वेस्ट हुआ वो उतना अच्छा तो नहीं हुआ, नॉर्मल सा हार्वेस्ट हुआ, ठीक ठाक हार्वेस्ट हुआ, और इससे जो कमाई हुआ वो काफ़ी नहीं था कि पुराना लोन का जो पैसा है उसको भी वो चुका सके। तो आगे बोला गया है सी इज कॉट इन डेब्ट। तो याद रखो वो किसमें डूब गई? कर्ज में डूब गई है। सी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेट। तो बोला गया है इसी कर्ज को पे करने के लिए, इसी जो कर्ज है उसको चुकता करने के लिए उसको क्या करने की आवश्यकता पड़ रही है? तो यहाँ पे बोला गया उसको अपनी जमीन का थोड़ा सा हिस्सा बेचने की आवश्यकता पड़ रही है इस कर्ज को चुकाने के लिए। तो उसने कर्ज किससे लिया था? तो यहाँ पे देखते मिला है मनी लेंडर से कर्ज लिया है। अब आगे यहाँ पे तुम देख सकते हो इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ये बात सही है। रूरल एरियाज में मतलब गाँव में हमें देखने को मिलता है कि ये जो क्रेडिट लोग लेते हैं तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या होते हैं? वो किस काम के लिए क्रेडिट लेते हैं? तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है वो खेती के लिए क्रेडिट लेते हैं। तो बोला गया है क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो जब आप क्रॉप प्रोडक्शन में यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कुछ हद तक खर्चा है किन चीज़ों में? तो बोला गया है सीड्स में यानी बीज खरीदना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़ेंगे, पानी मतलब यहाँ पे जो ट्यूबवेल्स वगैरह लगाना पड़ेगा यात्रा को, इलेक्ट्रिसिटी पे आपका खर्चा आएगा क्योंकि ट्यूबवेल्स ऐसे नहीं चलेंगे, साथ में रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट यानी इक्विपमेंट वगैरह कोई खराब हो गया तो ऐसे में मरम्मत भी करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में क्या आएगा? खर्चा आएगा। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crops. तो बोला गया लगभग 3 से 4 महीने का समय का अंतराल रहता है किसके बीच में? तो उस समय के बीच में जब वो फार्मर्स ये सब चीज़ें खरीदते और उस समय के बीच में जिसमें वो क्या करते हैं उनका फसल तैयार हो जाता है यानी कि हार्वेस्ट रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखें कौन से 2 समय के बीच की बात करें तो उस समय की बात करें जब फार्मर्स ये सब चीज़ें खरीदते हैं, और उसके बाद सेकेंड समय जो हम बात करें वो है उनका फसल रेडी होने का समय यानी कि हार्वेस्ट का समय की बात करें। तो यहाँ पे इन समय के बीच में यदि ये दोनों सिचुएशंस के बीच में बोला गया है टाइमिंग के बीच में यहाँ पे कितना समय लगता है? तो वह 3 से 4 महीने का गैप हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बोला गया फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। तो बोला गया फार्मर्स ज़्यादातर क्या करते हैं ये जो शुरुआत में यानी कि जब वो सोइंग सीजन से पहले वो क्या करेंगे लोन लेंगे, और उसके बाद जैसे हार्वेस्ट हो जाएगा यानी फसल का कटाई हो जाएगा इसके बाद वो क्या करते हैं उस लोन को चुकता कर देते हैं। रिपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। तो बोला गया है ये जो रिपेमेंट यानी कर्ज को वापस चुकता करना है, ये जो रिपेमेंट है ये बहुत हद तक है बोला गया है तो क्रूशियली डिपेंडेंट तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो निर्भर रहता है किस बात पे? तो बोला डिपेंडेंट निर्भर रहना, तो निर्भर किस बात पे रहता है? तो उस इनकम पे निर्भर रहता है जो उन्होंने उनको मिलता है फार्मिंग करने के बाद, यानी कि जब वो हार्वेस्ट जो होता है उसको जब बेचते हैं तो बेचने के बाद जो पैसा कमाते हैं उस पैसे पे ये निर्भर करता है कि वो उस जो लोन का पैसा को चुकता कर पाएगी या फिर नहीं, यानी कि चुका पाएगी या फिर नहीं।
आगे तुम देख सकते हो, इन स्वप्ना's केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। तो बोला गया है स्वप्ना के केस में हमें देखने को मिलता है कि ये जो क्रॉप फेल हुआ, यहाँ से तुमको मैंने बोला पेस्ट की वजह से, तो पेस्ट की वजह से जो क्रॉप फेल हुआ, तो यहाँ पे इसकी वजह से वो सक्षम नहीं थी क्या करने में, तो ये जो लोन उसने लिया था मनी लेंडर से उसको पे करने में, ये चीज़ याद रखो। She had to sell part of the land to repay the loan। तो ये बात मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है, बताया था थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि इसको ये कर्ज में डूब जाते हैं, तो कर्ज से निकलने के लिए उसको थोड़ा सा अपना जमीन का हिस्सा बेचने की आवश्यकता पड़ती है। किसको? स्वप्ना। नेक्स्ट बोला गया है क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव अर्निंग्स लेफ्ट वर्ड्स ऑफ। तो बोला गया है कि क्रेडिट इस केस में हमें देखने को मिल रहा है कि उसका जो सिचुएशन है उसको बेहतर करने के जगह उसको उसका सिचुएशन और ख़राब करके रख देता है। इससे पहले वाले जो सलीम के केस था उसमें तो ये जो क्रेडिट है, क्रेडिट की वजह से उसका जो उसको प्रॉफिट हुआ था, उसका अर्निंग्स बढ़ा था, सलीम को प्रॉफिट हुआ था, सलीम का जो कमाई था वो बढ़ गया था। लेकिन स्वप्ना केस में देखने को मिल रहा है स्वप्ना का कमाई नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे उल्टा उसका अपना जो जमीन है उसको भी बेच के उल्टा कर्ज क्या करना पड़ा है, चुकाना पड़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। तो ये एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का? तो डेब्ट ट्रैप का। डेब्ट ट्रैप का मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिला कर्ज लोगे तो कर्ज हम चुका नहीं पाते, तो ऐसे में यहाँ पे हमें देखने को मिला स्वप्ना ने तो कर्ज कैसे चुकाया? जमीन को बेच के। तो अगर उसके बाद जमीन ना होता तो कैसे वो चुकाती? तो वो कर्ज में डूब जाती। तो ये एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का? डेब्ट ट्रैप का। This is an example of what is commonly called debt trap. Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। तो बोला गया है इस केस में हमें देखने को मिला क्रेडिट ने ये जो बॉरोअर है उसको ऐसे जगह पे पहुंचा दिया जहाँ से लौटना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि उसको कंडीशन और ख़राब कर दिया, वर्स ऑफ कर दिया। ये जो हमने थोड़ी देर पहले बोला उसका जो सिचुएशन था वो और ज़्यादा ख़राब करके रख दिया। किसने? क्रेडिट ने। इससे पहले वाले में देखा था क्रेडिट की वजह से सिचुएशन बेहतर हुआ सलीम के केस में, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि स्वप्ना केस में क्रेडिट की वजह से कंडीशन और ख़राब हो गया। नेक्स्ट बोला गया है कि इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। तो बोला गया एक केस में ने भी मदद किया कमाई, और साथ में बोला गया कि उस पर्सन का जो कंडीशन था उसको और ज़्यादा बेहतर बना दिया। लेकिन दूसरे सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप। तो ये जो क्रॉप फेलियर की वजह से यानी स्वप्ना केस में ये जो क्रेडिट है उसने उसको क्या कर दिया, उसको कर्ज में डुबा के रख दिया, यानी कि वो कर्ज में डूब गई। किसकी वजह से? तो ये जो क्रेडिट उसने लिया था और वो चुका नहीं पाई थी क्योंकि क्रॉप फेल हो गया था। कौन सा क्रॉप उसने उगाया था उस वक्त? तो ग्राउंडनट। नेक्स्ट बोला गया है टू रिपे हर लोन सी हैज टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड। तो इस लोन को चुकाने के लिए उसने क्या किया था? थोड़ा सा अपना जमीन का हिस्सा बेच दिया था। सी इज क्लियरली मच वर्स ऑफ दैट बिफोर। तो इस बात को देख के तुम्हें समझ में आ ही जाएगा कि उसका कंडीशन और पहले के मुकाबले खराब हो गया। Whether credit would be useful or not, therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss। तो बोला गया है कि यहाँ पे तुम देख सकते बोला गया है ये बात क्लियर हो जाता है। तो बोला गया है यहाँ पे कि क्रेडिट फायदा पहुंचाएगा या फिर नहीं, तो ये किस चीज़ पे निर्भर करता है कि कितना रिस्क है उस सिचुएशन में, क्या वो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्या वो बहुत रिस्क से भरा हुआ सिचुएशन है या फिर नहीं। और साथ में बोला अगर बाई चांस रिस्क भी है तो ऐसे में क्या उसके पास कोई सपोर्ट है। मान लो अगर एग्जाम्पल में अगर स्वप्ना के पास कोई और कमाई का स्रोत होता तो ऐसे में उस पैसे की मदद से हो सकता है वो कर्ज से बाहर निकल सकती थी। लेकिन यहाँ पे उसका कमाई का दूसरा स्रोत के बारे में हमें बताया नहीं गया है, तो ऐसे में उसको ज़मीन बेच के अपने आप को कर्ज से क्या करना था, छुटकारा दिलाया था उसने। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। विल कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।